गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है बात कर रहे थे 15 नंबर चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हमने विवर्तनिक शक्तियों की बात की थी। आज आगे आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का अगला उदाहरण बात करते हैं, सुनामी। सुनामी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है TSUNAMI। टी साइलेंट रहता है इसमें, क्यों रहता है इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि ये दूसरे देश का नाम है और वहाँ पे लगभग जो है जापानी शब्द है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं वो साइलेंट रहते हैं। देखिए, बात जो है सुनामी की करते हैं। सबसे पहले ये आंतरिक विवर्तनिक शक्ति तो है ही है। कौन सी शक्ति है? आंतरिक विवर्तनिक शक्ति तो है ही है। आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से शक्ति उत्पन्न होती है जो इसका कारण बनती है, और यह एक विनाशक घटना है। आप कई बार टीवी चैनलों के अंदर देखते होंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जो भी देश हैं, अन्य देश, हमारे देश में भी, ठीक है ना, विनाशक घटना के अंदर इसको गिना जाता है। हम अभी उसी की बात करने वाले हैं। सुनामी के कारण जो है समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। क्या उठती हैं? उच्च ऊर्जा वाली लहरें। उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये लहरें तटीय क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें भारी नुकसान। तटीय क्षेत्र जानते हो? तटीय क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए कोई समुद्र है, और क्योंकि समुद्र के अंदर उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं। अब ज़मीन पे तो लहरें होंगी नहीं, समुद्र होंगी, तो समुद्र के जितना आसपास का भाग है, समुद्र के आसपास का जो भाग है, वहाँ पे उनको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं हमारे से 50-100 किलोमीटर दूर समुद्र है तो सुनामी आने पर हमें नुकसान होगा, नहीं होगा। वहाँ पे ये सुनामी नुकसानदायक होती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई है, एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर सुनामी आती है तो मुंबई के अंदर तक पानी जा सकता है, तो ये तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द, ध्यान रखना। सुनामी एक क्या है? जापानी शब्द है। समझ गए बच्चों? सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहर। अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भूकंपीय सागरीय लहर। भूकंपीय सागरीय लहर, सुनामी जापानी शब्द है। अर्थ क्या होता है? भूकंपीय और सागरीय लहर। सुनामी के उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि सुनामी के जो आने का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप। अब बात आती है भूकंप की, हम पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है 7 इकाई के भूकंप से कितना नुकसान होता है। बहुत अधिक विनाशदायी होते हैं ये। समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं जिससे लहरें उठती हैं, तो इस सुनामी का कारण है 7 इकाई से अधिक अगर भूकंप आ जाए किसके अंदर? समुद्र में, तो उसे सुनामी बोलेंगे। सीधी सी बात है, समुद्र के अंदर भूकंपीय सागरीय लहर, ठीक है ना। तो समुद्र या सागर के अंदर 7 इकाई से अधिक का भूकंप जो विनाशकारी होते हैं, अगर मरुस्थल या समतल स्थल पर आ जाएं कहीं, तो ये बहुत सारा नुकसान है वो पहुंचा सकते हैं। ये हमने भूकंप के अंदर बात की थी। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं, गहरे समुद्र की ओर तथा किनारों की ओर चलती है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है वहाँ से ये 2 दिशाओं में चलती है। एक तो गहरे समुद्र की ओर, और दूसरी ये चलती है जो किनारे की ओर, समुद्र के किनारे की ओर चलती है। इसीलिए तटीय क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
किनारे की ओर चलने वाली सुनामी ही विनाश लाती है। सही बात है भाई, विनाश कौन लाती है? मानव जीवन या जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी कौन है? समुद्र की गहराई में जाएगी, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किनारों की ओर जो आती हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं। इसके साथ सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा जो है वो तट के बहुत अंदर तक मार करते हैं। इसके साथ जो मलबा है वो आता है जो तटीय क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जैसे भवन निर्माण है, मानव हैं, जानवर हैं, मानव, जानवर, भवन, पेड़ पौधे आदि को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पहले सुनामी जो है ज़्यादा विज्ञान का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाती थी, क्योंकि पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज आधुनिक युग में जो सुनामी है उसकी जो है बहुत पहले ही घोषणा कर दी जाती है, बहुत पहले ही जो है उसकी जो है जानकारी दे दी जाती है। जो भी इससे संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही समय पहले, क्योंकि आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे उपकरण बन चुके हैं नई साधनों के कारण जो इसका पता चल जाता है, जिससे वहाँ का क्षेत्र जल्द से जल्द खाली करा दिया जाता है। जैसे हम टीवी में देखते हैं कि भूकंप आ सकता है, भूकंप का भी बता देते हैं, बहुत ज़्यादातर जगह बता दिया जाता है। सुनामी का भी बता दिया जाता है, वहाँ से खाली करा दिए जाते हैं मकान। इससे खतरे वाले क्षेत्र को क्या है, खाली करा दिया जाता है। मगर अचल संपत्ति को तो नुकसान होता ही है। क्या समझे बच्चों? अचल संपत्ति क्या होती है? जो चल नहीं सकती। अरे पेड़ पौधों को तटीय क्षेत्र से उठाकर कहीं ले जाया जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। हमने भवन बना रखा है, घर बना रखा है, उसको उठा के ले, हाँ पशुओं को हम ले जा सकते हैं, वो चल सकते हैं, हम स्वयं जा सकते हैं, लेकिन अचल संपत्ति है उसको तो आखिरकार नुकसान हो ही जाता है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने, भारत के अंदर इसके लिए संस्था बनी हुई है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। इन्होंने गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में डूबा, गुजरात जानती हो आप, वहाँ का एक क्षेत्र है धोलावीरा, वहाँ पे समुद्र है, उस समुद्र में डूबा बंदरगाह। सामाजिक में पढ़ा था, बंदरगाह का मतलब कोई बंदर का घर नहीं है। सामाजिक में आपने पढ़ा था कि बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पे जो जहाज हैं, जलीय जहाज हैं, उनको रोकने का स्थान होता है, जहाँ पे वो आके ठहरती हैं, उसे क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है, जो मिला है। और अध्ययन से पता चलता है ये सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा, हड़प्पा, ये भी आप सामाजिक में पढ़ते हो, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह जो 1500 वर्ष पहले सुनामी आने से दबा हुआ था। 1500 वर्ष सुनामी आने से वहाँ पे दबा हुआ था। यहाँ मिली 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार, 14 से 18 मीटर, फुट नहीं, 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार। ये बात बताती है कि उस काल में भी भारतीयों को सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों से निपटने का प्रयास करना भी आता था। वहाँ पे 14 से 18 मीटर लंबी दीवारें भी मिली है, जैसे कि सुनामी आने से जो है उसी से टकरा के पानी जो बहाव है वो वापस समुद्र में मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने 3 उदाहरण बात की। 4 नंबर अगर हम बात करें कि 4 नंबर क्या होगा, तो संरचनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। 4 नंबर सुनामी हो गई। 3 नंबर, 4 नंबर बात करें सृजनात्मक व विनाशक प्राकृतिक बल। विनाशक प्राकृतिक बल की हम लोग बात करते हैं। देखिए संरचनात्मक बनाने वाला विनाशक प्राकृतिक बल। पृथ्वी की धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां जो है वो काम करती रहती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूप जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है, सृजनात्मक हो गया। ये शक्तियां किसका निर्माण करते हैं? पर्वत आदि बनाने का काम करती हैं। मगर दूसरा समूह नए पर्वत का विनाश करता है। दूसरा समूह जो है वो क्या है?
बने हुए पर्वत जो हैं उनका विनाश करता है। ठीक है ना भाई, नए रूप में पर्वतों का क्या करता है? विनाश। संरचनात्मक मतलब बनाना, विनाश का मतलब नष्ट करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कुछ जो शक्तियाँ हैं, दो रूप हैं शक्तियों के, वो एक तो पर्वत आदि बनाने का निर्माण करता है और दूसरी तरफ जो हैं विनाश का कार्य करते हैं। भूगर्भिक या धरातल के अंदर की शक्तियां धरातल पर नया निर्माण करती हैं, जो बाह्य शक्तियां धरातल पर आने वाले विनाश का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई स्थल भाग जल के बाहर निकलने लगता है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां उस पर अपना प्रहार करने लगती हैं और इनका प्रयास उस पर उठती संरचना को समतल करने में लगा रहता है। तो ये संरचनात्मक विनाशक प्रकृति बल का सीधा सा मतलब यही है कि निर्माण करना और विनाश करना। प्रकृति का यही देन है, प्रकृति ही बनाती है, प्रकृति ही मिटाती है। तो प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ थी। अब हम बात करने वाले हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की। किसकी बात करेंगे? बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की बात करेंगे। तो बच्चों परिभाषा आप सोचो क्या होगी? 2 नंबर है बाह्य विवर्तनिक, बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ, बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ क्या होती हैं भाई? बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के अंदर थी वो आंतरिक, पृथ्वी के बाहर कार्य करने वाली, बाहर कार्य करने वाली शक्तियाँ, बाहर कार्य करने वाली शक्तियाँ, बाहर कार्य करने वाली शक्तियाँ क्या कहलाती हैं? बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती हैं। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम तो वे होते हैं जो अपने स्थान पर रह के कार्य करती हैं। प्रथम कौन होते हैं? जो अपने स्थान पर रह के कार्य करती हैं, अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं, अर्थात जहाँ पे उत्पन्न होती हैं वहीं पर कार्य करती हैं। और इनमें अगर हम बात करें तो इनमें किसी प्रकार की कोई गति जो है वो नहीं होती है, अपने स्थान पर ही ये कार्य करती हैं और इनमें जो गति है वो नहीं होती है। लेकिन ये प्रारंभिक तैयारी की बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ दूसरे समूह की मदद करती हैं। ठीक है ना। प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ कहा जाता है। इनको अगर हम बात करें तो अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ कहा जाता है। अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ जो है वो इनको बोला जाता है। दूसरे प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो गति में कार्य करने वाली, जो एक स्थान पे नहीं रहती हैं, क्या करती हैं? गति में कार्य करती हैं, गति में कार्य करती हैं। एक तो वो थी जो एक स्थान पे कार्य करती हैं अपने स्थान पर, एक दूसरी जो अपने स्थान पे कार्य ना करके दूसरे स्थान पे भी कार्य करती हैं, गति करती हैं। ये गति नहीं करती। ठीक है, इनको अपर्दन की शक्तियाँ बोला जाता है। दूसरी जो है इनको अपर्दन की शक्तियाँ कहा जाता है। तो 2 प्रकार हो गए, अपक्षयण और दूसरी जो है कौन सी होगी? अपर्दन। अपक्षयण गति नहीं करती, अपर्दन, यहाँ से प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, यहाँ से प्रश्न बनता है पक्का। अपक्षयण या अपर्दन विवर्तनिक, बस यही नाम आने वाले हैं इस चैप्टर में। या तो आपके अपर्दन आएगी, अपर्दन की शक्तियों को समझाइए क्या होती हैं, या फिर आपके अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियाँ आएंगी कि इनको समझाइए। तो अब हम 1 नंबर जो है वो बात करते हैं अपक्षयण की शक्तियाँ। किसकी बात करते हैं? अपक्षयण की शक्तियों की हम लोग बात करते हैं। 1 नंबर जो है अपक्षयण की शक्तियाँ। आपके ये प्रश्न इस बार आया है इस टॉपिक से। 18 मार्च को जो पेपर हुआ है उसके अंदर अपक्षयण शक्तियों से संबंधित पेपर प्रश्न आ चुका है एग्जाम 2020 के अंदर। 18 मार्च इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अपक्षयण की शक्तियाँ होती क्या है? अपक्षयण का मतलब होता है किसी का बिखरना, किसी का टूटना। मान लीजिए हमारे पास एक पत्थर है, पत्थर को हमने तोड़ दिया, उसके मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए,
तो उसका क्या हो गया, अपक्षयण हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे, अपक्षयण बोलेंगे, अर्थात उसका नाश हो गया। तो अपक्षयण की शक्तियों का मतलब है जो चट्टानें हैं उन चट्टानों को तोड़कर उनका मिट्टी में बदलना क्या कहलाता है, अपक्षयण कहलाता है। कोई भी हो सकता है। चट्टानें जो हैं मिट्टी, अब आप लोग सोचते हो ये मिट्टी कहाँ से बनी, तो मिट्टी जो है वो चट्टानों से बनी है। चट्टानों का अपक्षयण हुआ और अपक्षयण होने से जो है किसका निर्माण हुआ, मिट्टी की। अब यह होता क्यों है, सूर्य की गर्मी है, वर्षा है, पाला है, वह वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ते हैं। अब अपक्षयण की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, या तो आप मान सकते हो कि सूर्य की गर्मी है, अधिक पाला है, अधिक तेज वर्षा है, ठीक है, भौतिक रूप से कई जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं। इसके साथ साथ ही दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती रहती हैं, रात में ठंडी होकर ये सिकुड़ती हैं। बार बार फैलने व सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। तो क्या बता रहा हूँ मैं कि दिन में सूर्य गर्मी पाकर चट्टानें क्या होती हैं, फैलती हैं, और रात में प्रकाश होता नहीं है तो ठंडी होकर सिकुड़ती हैं, वापस सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या इनके फैलने सिकुड़ने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर टूटने लगती हैं, ठीक है। टूटने से मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है। इसके बाद गर्म चट्टानों पर अगर वर्षा की मार भी उनको टूटने की गति को तेज कर देती है। वर्षा जल जो है चट्टानों को काटता है, क्योंकि जिस प्रकार आपने घरों में मिट्टी को काटते हुए देखा होगा वैसे चट्टानें भी पानी से कट जाती हैं। इन चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जम जाता है, बर्फ बनकर फैलता है। इससे चट्टान जो है वो चटक जाती है। वायु के साथ उठते धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो उनके रेगमाल की तरह चट्टानें घिसने लगती हैं। हजारों वर्षों से लगातार चलने के कारण इन शक्तियों का व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आपको एक उदाहरण देता हूँ कि चट्टानें टूटकर अपक्षयण की जगह चट्टानों का टूटना, अब ये टूट कर इनमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण वायु की अपक्षयण शक्ति को माना जाता है। रेगिस्तान में पहाड़ है क्या, रेगिस्तान में पहाड़ देखा है क्या कहीं, नहीं है। तो रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण क्या है, कारण यही शक्ति है, पर अपक्षयण की शक्ति है, क्योंकि अपक्षयण शक्ति ने रेगिस्तान के पहाड़ों को रगड़ कर रेत बना दी है। पहले यहाँ पहाड़ थे और उनको रगड़ कर क्या बना दिया, रेत बना दिया। और रेतीले भाग को ही क्या कहा जाता है, जो रेगिस्तान है वो कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बात जो है वो करने वाले हैं, कल बात करेंगे। प्रश्न जो आया था वो ये आया था कि कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्तियाँ कैसे उपयोगी हैं। कृषि की दृष्टि से अपक्षयण शक्तियाँ कैसे उपयोगी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका उत्तर निकालोगे। सोचना, मैंने अभी बताया नहीं है इसका उत्तर, आप लोग सोचना। यही प्रश्न आया था अभी 18 मार्च को, तो आप लोग सोचना इसका उत्तर क्या हो सकता है कि कृषि में कैसे, ये तो नाश कर रही हैं, चट्टानों को काट रही हैं, मिट्टी का निर्माण कर रही हैं। ध्यान से सुनना, किसका निर्माण कर रही है, मिट्टी का। तो ये कृषि की दृष्टि से कैसे महत्व रखती हैं, इनका क्या उपयोग होता है। तो आप इसको कल जब आप अपना उत्तर है वो तैयार रखना, और जब भी मैं इसका उत्तर बताऊं तो उसको मिलान करना कि हमने उत्तर सही सोचा है या गलत सोचा है, हमारा दिमाग कितना चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा।